सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान हाथ में लेने के बाद भारत में स्वच्छ मिशन की शुरुआत की, लेकिन आज एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल जिस अमरावती शहर में आया है, यहाँ पर दशकों पहले संत गाडगे महाराज ने सफाई का संस्कार लोगों को दिया। ये नगरी संत गाडगे महाराज के अलावा तुकडोजी महाराज के नाम से भी देश भर में जानी जाती है। आज इस नगरी में हम इसलिए भी आए हैं क्योंकि संतों का राजनीति से लंबा नाता रहा है। कई राजनेताओं ने संतों की सलाह पे अपना राज कारभार जो है वो करने की कोशिश की और मुख्य तौर पर फिलहाल चुनावी माहौल है। ऐसे में अमरावती की जनता क्या कहती है, इनके क्या सवाल है, ये जानने के लिए एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल की टीम यहाँ पहुंची है। और पहले मैं आपको मंच पर जो हमारे गेस्ट है उनसे तारुफ करा देता हूँ। सबसे पहले संगीता शिंदे जी जो बीजेपी से अपनी बात रखेगी, डॉक्टर नीलेश जी है वो अपनी वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से बात रखेंगे, मिलिंद चिमोटी जी है कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, वे भी अपनी बात रखेंगे। तो सबसे पहले मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अमरावती के बड़े मुद्दे, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि यहाँ की 8 में से केवल 1 सीट बीजेपी जीत पाई थी और लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से महायुति को फटका यहाँ पर पड़ा है, उससे आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव का असर विधानसभा चुनाव पर भी रहेगा या मुद्दे बदल गए? विधानसभा इलेक्शन जो हुआ था वो आप जो एक बात कह रहे हैं वो 1 सीट बीजेपी को आई जी, वो बदौलत है यहाँ पर जो बैठे हमारे सहकारी है उनकी बदौलत वो चुन कर आए हैं, नंबर 1। दूसरी बात, जो इलेक्शन में जो कुछ भी टेम्पो चल रहा है उसमें कोई लोकसभा में जो चित्र था उस चित्र में ज़्यादा बदलाव होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोकसभा में चित्र सामने आया है ऐसा ही लगभग चित्र इस विधानसभा चुनाव में आएगा। और अमरावती की जो कॉन्स्टिट्यूंसी 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें नाउ एग्जिस्टिंग अभी 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रायंगुलर फाइट चल रही है। एक ही विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ नेक टू नेक फाइट है जो ट्यूसा है, और जो हमारा बडनेरा है वहाँ तो पंचरंगी कारबार चलते ही रहता है, कोई 2 के लिए लड़ रहा है, कोई 3 के लिए लड़ रहा है। तो ऐसा एक ओवरऑल चित्र अभी फिलहाल अमरावती में है। लेकिन यहाँ के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों के आधार पर लोग यहाँ पर वोट कर रहे हैं, क्या है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि विकास किया है, टेक्सटाइल पार्क हो, एयरपोर्ट जैसे कई यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो है वो लाने का दावा बीजेपी कर रही है। आपको लगता है कि ये मुद्दा है या फिर शहर के या इलाके के, ग्रामीण इलाके के कुछ अलग मुद्दे हैं? ये बात सही है कि पीएम टेक्सटाइल पार्क जो अमरावती में आया है वो देवेंद्र जी फडणवीस की बदौलत ही आया है, वो देवेंद्र फडणवीस जी की बदौलत ही आया है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा स्काई वॉक अभी भी स्काई में है और हमारा जो एयरपोर्ट टेक ऑफ करना है वो भी अभी हमारे लैंड करना है वो भी हमारा हवा में है। एयरपोर्ट यहाँ पर अभी भी चालू नहीं हुआ जो पाइपलाइन में है। अगर एयरपोर्ट यहाँ पर नहीं होगा तो बिजनेस इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप नहीं होगी, ये सीधी सीधी बात है। एजुकेशन के मसले हैं, रोज़गार का जो एजुकेशन के साथ साथ रोज़गार जो है एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा इशू यहाँ पर है। ये इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है और ये इशू पर गवर्नमेंट ने, जैसा मिलिंद जी ने इसके पहले इसमें एपिसोड में कहा है कि डेवलपमेंट सिर्फ नागपुर का, अमरावती का डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। डिविजनल ऑफिस हेडक्वार्टर है। मैडम को चर्चा में लाना चाहता हूँ। मैडम, ये जो आरोप लग रहा है कि केवल नागपुर यानी विदर्भ यानी नागपुर वहीं के डेवलपमेंट की आप लोग को चिंता है, अमरावती में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ये जो बात या ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है, आप इससे सहमत है क्या? क्या जवाब देंगे? देखो, पहले तो इन्होंने बोला कि जो 8 सीट है हमारी महायुति सरकार की 8 सीट चुन के आएंगी, ये कॉन्फिडेंट है। नहीं, लेकिन कहाँ से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कहाँ से आ रहा है आप लोगों के पास? कॉन्फिडेंस लोकसभा चुनाव में आप लोग यहाँ पर हार गए। प्लीज आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं ना जी, आप भी बात भाई कर उनको सकते हैं, जवाब दे दीजिए, आप लोग के पास आएंगे। हम बात कर रहे हैं ना जी। तो आप पहली बात तो कॉन्फिडेंस इसलिए आता है कि जो भारत के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी है, इन्होंने बहुत सारी योजनाएं सब समाज के लिए लाई है, सब समाज के लिए। ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम बांधव है इसको नहीं, ये हिंदू है इसको नहीं, सब समाज के लिए। अभी विश्वकर्मा योजना जो है
1 लाख लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अपना बिजनेस डेवलप किया है, इनको पता नहीं होगा शायद। ऐसा कांग्रेस में कभी नहीं था। इतनी योजनाएं आई है, लाड़की बहन योजनाएं, सभी लेडीज को जिनको पैसे मिले हैं, 7.5 हजार लड़की बहन को मिले हैं, उन्होंने भी। चलिए, लड़की बहन पर तो मैं आपसे अलग से सवाल लूंगा ही, लेकिन जो आरोप आप पर लग रहा है, क्या आप ये सहमत है कि विदर्भ में केवल नागपुर पर ध्यान दिया जा रहा है, अमरावती जैसे, अकोला जैसे जो बड़े शहर है विदर्भ के, यहाँ पर उस तरह का डेवलपमेंट, उस स्पीड से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? निश्चित ही तौर पे बताना चाहूँगा, ये दोनों पार्टियां यहाँ सरकार में रही है, अभी 6 पार्टियां हो गई है। शिक्षा हो, विज्ञान हो, अनेक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में हो, ये पिछड़ापन यहाँ पे रहा है। विशेष करके ये जो 10-11 जिले विदर्भ के, इसको किसी ने भी जिस तरह से डेवलप करना था वो विज़न रखा नहीं, और वो विज़न नहीं होने से आज जो मैसेज यूथ में वो काफ़ी खेदजनक है। यूथ चाहता है उसके हाथ को काम होना चाहिए। मोदी जी आके गए, जैसे हम संतरा के सब लोग किसान हैं, उन्होंने बोला था कि हम एक बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पर डालेंगे, यहाँ का जूस बाहर भेजेंगे, वो अभी तक कुछ इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। जो चीज़ें ये बोलते गए, दोनों पार्टियों ने लोगों के यहाँ पर लोगों के साथ खेल खेला है, लोगों के साथ यहाँ पर धोखाधड़ी की है। कांग्रेस पार्टी से मैं जवाब लेना चाहता हूँ। सर, आप लोगों के क्या यहाँ पर प्रमुख मुद्दे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रचार में किसान ये सेंट्रिक दिख रहा है। अभी भी हम यहाँ पर घूम रहे थे, कई ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने की, तो देखने को मिल रहा है किसानों की सबसे बड़ी जो शिकायत है कि यहाँ पर कपास को भाव नहीं मिल रहा, सोयाबीन को भाव नहीं मिल रहा। क्या आप लोगों के ये प्रमुख मुद्दे रहेंगे प्रचार में? नहीं, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये शहर का जो विकास है जी, वो हमारे अमरावती के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है महाविकास आघाड़ी के डॉक्टर सुनील देशमुख, इन्होंने इस शहर को विकास की ओर लेके गए। चाहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहे, चाहे यहाँ उद्योग के सारे जो मसले हैं, ये सारे के सारे, भाई साहब बोलने दीजिए। ये सारे के सारे काम, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुनो भाजपा वालों, सुनो, ये दोनों फ्लाईओवर जो है ना, ये वहाँ आंदोलन कर रहे थे कि ये पुल का कोई काम नहीं है करके। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताता हूँ, ये दोनों फ्लाईओवर जब वो कांग्रेस के मंत्री थे तब बने, तब ये लोग आंदोलन करते थे कि इसकी जरूरत नहीं है। आज जाके देख लो, सारे रास्ते, सारा विकास उन्होंने किया। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 16 करोड़ रुपए का IAS का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ अमरावती में जो बनाया वो उन्होंने बनाया। अब आपको बताता हूँ, यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, उसके लिए वो प्रयास कर रहे थे। इनकी जो सरकार है 2.5 साल में, उसके लिए 1 सेकंड कुछ नहीं दिया। आखिर में कोर्ट में जाना पड़ा। अभी कोर्ट फटकार लगा रही, तब जाकर के हवाई अड्डा बन रहा है। नागपुर के लिए, सुनो, नागपुर के लिए एक एयरपोर्ट है, दूसरा एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, 500 करोड़ रुपए उसको दिए। ऑन रिकॉर्ड में आपको बताता हूँ, नागपुर को वहां पोस्टर लगे, एक शहर में 1,10,000 करोड़ का उन्होंने विकास किया, ऐसा उनका दावा है। हमारे यहाँ 10 करोड़ रुपए वो देते नहीं। क्या वहाँ पर इंसान रहते और यहाँ जानवर रहते क्या? ये शहर में गंभीर आरोप है मैडम, ये गंभीर आरोप है। आपका जवाब? सरकार ने, बीजेपी ने रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, जवाब ले लीजिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी अमरावती में आया है, और एयरपोर्ट बेलोरा विमानतल भी यहाँ अमरावती में है, PM टेक्सटाइल पार्क अमरावती में है, और बहुत सारा बीजेपी सरकार ने किया है। और सुनील देशमुख, जो आदरणीय सुनील देशमुख जी बीजेपी में थे। हाँ भाई साहब, ये आप आपके संतरा की माला लेकर आए, क्या बहुत हो गई चाय पे चर्चा, अभी हो जाए थोड़ी किसान पे भी चर्चा। मोदी जी की इंटरनेशनल पॉलिसी जो है वो सिर्फ उनके राजकीय करियर के लिए वापरते हैं, काश्तकारी के लिए वो पॉलिसी वापरते नहीं। बांग्लादेश ने 180% जो एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ाया हुआ है, उसमें सब्सिडी देने की बहुत ज़रूरत है, पर किसान का जहाँ विषय आ जाता है वहाँ से वो भाग जाते हैं। आज किसानों के साथ रहने का वक्त आया है। अमरावती जिले में आज एक भी ऐसा इसके लिए उद्योजक नहीं है कि जिसमें प्रोसेस होके इसका कुछ किया जाए। संतरा के लिए प्रोसेस नहीं है मैडम, आप लोगों की सरकार रही, इनका किसान भाई है। संतरा के लिए आपने कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बनाई। आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। 5 प्रोजेक्ट संतरा के आए हैं विदर्भ में, बिल्कुल आए हैं। हाँ बताइए, आपका सवाल पूछिए कि संतरा की माला लेके आए, 1 एकड़ में कितने झाड़ लगते हैं, पूछो ना उनको बताइए। आप सवाल पूछिए। अरे आप 1 रुपया। और दूसरी बात, देवेंद्र जी ने 2 प्रोसेसिंग फ्री यहाँ पे लाई है,
दो प्रोसेसिंग अमरावती में लाया है यूनिट जो है। processing चलिए unit। आपका मैं पहले जवाब ले लेता हूँ। भाई साहब का जो सवाल है, संतरे का यहाँ पे बड़े पैमाने पर उत्पादन, दो भाई जवाब देवेंद्र जी जो फडणवीस संतरे का साहब बहुत ने बड़ा यहाँ पर दो आप उसका यूनिट- क्या किया उसके लिए दो बताइए। यूनिट यहाँ पे लाया है, संतरा यूनिट यहाँ पे अमरावती में लाया है, और इसके बाद अरे देखिए जवाब विदर्भ बैठो में ना भाई। 5 यूनिट है। बैठो तो सवाल तो जवाब भैया करेंगे, आपने बीजेपी की 1 प्रतिनिधि रुपए बैठो का ना, बीमा देखा क्या? भैया आपने 1 रुपए का बीमा देखा क्या? शेतकरी किसान बीमा योजना 1 रुपए में देखो। चलिए, आप- एक मिनट, आप एक मिनट, किसान एक नहीं मिनट, है, एक आप मिनट, किसान आपका नहीं क्या- है, आपको लाया मेरा है। प्रश्न गोपाल आप हरने को है। किसान नहीं है। पत्रकार आप गोपाल हरनेला किसान प्रश्न आहे नहीं माझा। है। कांग्रेस और अरे भाजपा ने सबको ठेका पूछो, लेकर किसानों को पूछो, जो सही किसान है उनको पूछो। भाजपा की ये जो किसानों ने अपनी भूमिका रखी मुख्य तौर पर कि आपने भी बात कही, ये यहाँ पर क्यों यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लग पा रही? इतनी बड़ी बड़ी सरकारें, महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस हो, इनकी कई सरकारें आ गई, लेकिन ये प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ क्यों नहीं लग पा रही है? निश्चित एक निरागसता वातावरण यहाँ के नेताओं में है। डॉक्टर साहेब 1 सेकंड डिस्टर्ब करतो. डॉक्टर साहेब विश्वकर्माजी एक मिनिट साहेब. नाही ऐका तर माझ्यावर जे- ब्लेम येत आहे, माझ्यावर तुमच्या बाबतीत ब्लेम येत आहे. जो मैं बताना चाह रहा हूँ सर आपके पास आ रहा हूँ। कि यहाँ का किसान का उपयोग बीजेपी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया। आज सारी कृषि उपज मंडी जो है ये कांग्रेस के ताबे में है, और यहाँ का किसान ये बीजेपी की सरकार स्टेट में थी, केंद्र में थी। सोयाबीन यहाँ की हमारी बम्पर फसल है, हर साल हम सोयाबीन लेते हैं। पिछले 3 साल पहले सोयाबीन का जो भाव था वो क्विंटल के पीछे 6,000 5,500 रुपये था। आज 2,500 से 3,000 रुपये में किसान का व्यापारी मांग रहा है। 3 साल में एक किसान का कम से कम 1 लाख रुपए का 10 क्विंटल के पीछे नुकसान हुआ है। उसके लिए कोई बोल नहीं रहा है। किसान अपने दिल से रोज जल रहा है, क्योंकि उसी किसान की बुआई, कटाई और फसल जब मंडी में लेके आ रहा है तो मंडी में उसको व्यापारी जो है वो 3,000-3,500 में मांग रहा है। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात यहाँ पर है। दूसरी संतरा के बारे में, मैं संतरा का उत्पादक हूँ। मैंने महाराष्ट्र की सबसे पहली संतरा परिषद मेरे विधानसभा क्षेत्र में ली थी। उस माध्यम से हमने सरकार को जगह करने काम किया था कि इसके जो युवा है जो संतरा का उत्पाद करते हैं उनके लिए प्रक्रिया उद्योग चाहिए, लेकिन हमेशा हमारे विदर्भ के लिए ये बैकलॉग रहा है, जिसकी रोशनी में डालना चाहूँगा। जो बड़े बड़े उद्योग की बातें करके गए वो नेताओं ने सिर्फ 5 साल टर्म उनकी पूरी की, उसके बाद किसानों को भूल गए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी पब्लिक खड़ी है, ये दीज ऑल आर लाइक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस पीपल। अगर हम लोग बात करते हैं जनरल पर्सन की, अमरावती शहर के लिए जो आज के तारीख में महायुति करती है, अगर महायुति ने इतना काम किया तो महायुति खुद का उम्मीदवार, भाजपा अगर काम करता है तो भाजपा उम्मीदवार क्यों नहीं दे रहा है? अगर महाआघाड़ी की बात करते हैं तो महाआघाड़ी को भाजपा से इंपोर्टेड उम्मीदवार को क्यों यहाँ पे उम्मीदवारी देना पड़ता है? अगर हम लोग सोचते हैं कि अगर शहर का विकास चाहते हैं, एक जनरल पब्लिक होने के नाते मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट अबाउट सिक्योरिटी? अगर इतना सारा सिक्योरिटी कंसर्न अगर है तो पुलिस स्टेशन पे हमले क्यों हो रहे हैं? ये सब कुछ अगर हो रहा है तो यहाँ पे कोई बड़ा नेता यहाँ पे स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा है? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अपक्ष उम्मीदवार यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन जो कर रहा है वो डेफिनेटली लोग समझ रहे हैं और लोग एकनिष्ठ ऐसे उम्मीदवारों को चांस देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरा आप ये जो सवाल है कांग्रेस बिल्कुल पार्टी सही से है। पहले मैं सर से जवाब ले लेता हूँ। आप सर जो सवाल पूछा गया है सिक्योरिटी को लेकर, यहाँ पर क्या वाकई में ऐसी स्थिति है जिस तरह की बात ये सम्माननीय कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। एक मिनट में मैं संतरा का बता देता हूँ। जी आप बताइए, लेकिन इनके सवाल का जवाब हाँ, जरूर उनका भी देता हूँ, उनका भी जरूर दूंगा। पर संतरे के बारे में आप सुन लीजिए, संतरे के बारे में सुन लीजिए। हाँ बताइए। पिछले लोकसभा के चुनाव के वक्त देश के प्राइम मिनिस्टर वर्धा में आए और उन्होंने वर्धा में ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि अमरावती की हल्दी, विदर्भ की हल्दी और संतरा पूरे दुनिया में पहुंचाएंगे। 6 महीने जवाब लेने मैडम 6 महीने ऑन रिकॉर्ड है, भाषण है, उनका भाषण है। 6 महीने हो गए। प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या किया संतरा उद्योजकों के लिए ये उनको बताना चाहिए। हम तो ये कहते हैं बांग्लादेश को बोलो कि अगर आपने इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं की तो हम आपका माल नहीं आने देंगे। ये नहीं करते वो। रहा सिक्योरिटी का सवाल, गए महीने भरे में यहाँ पर काफी हत्याएं हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला है। देखो इस तरीके से मिली सर एक जवाब ले लेता हूँ। मैं लॉ एंड ऑर्डर का बता हाँ, रहा हूँ। बताइए। सुनो एक मिनट उनका पूरा हो जाने दीजिए, उनका पूरा हो जाने ये बोल रहे थे, सुनो चिल्लाने से नहीं बताइए, होगा। आप बताइए, आराम सुनिए, से।
जब ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ तो इस राज्य के गृह मंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस है, और यहाँ के खासदार, सुनिए, यहाँ के जो खासदार हैं, हमारे जो यहाँ के माजी पालक मंत्री है, जाके सीपी से मिले और उनको बताया कि ये बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन इनके पालक मंत्री शहर में नहीं आए, उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की। जवाब लॉ एंड ऑर्डर जवाब ले लीजिए। अरे जवाब तो लेने दीजिए मैडम से। मैडम बैठिए ना, मैडम बताइए, मैडम आप पूरा करिए। बेजवाबदार लोग हैं। भाई साहब उनका जवाब लेने दीजिए। हाँ आप बताइए। उमेश कोल्ले की हत्या हुई तब मिनिस्टर कौन था? बाल कल्याण मंत्री कौन थी? तब क्या किया? उमेश कोल्ले की हत्या हुई तब क्या किया? तब क्या उन्होंने राजीनामा दिया? अच्छा एक मिनट, मैडम वहाँ पे जाके उसके वाइफ को मिली भी नहीं। शेम। अच्छा सर, डॉक्टर नीलेश आप कुछ कहना चाह रहे थे? पालक मंत्री थी। मुझे बड़े अभी क्या कर रहे हैं? अभी उनका जवाब लेने मेरे को उनसे आप बताइए। डॉक्टर साहब मुझे बड़े खेद के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, और ये जनता ये सब लोगों को देख रही है, बीजेपी और कांग्रेस को। जिस जिले की सबसे बड़ी बात जो मिलिंद जी ने बताई कि 10 दिन में 8 मर्डर हुए और क्राइम का रेशो जो है 18 से 25 साल के बच्चे इस क्राइम में लिप्त है। ये 15 से 16, 18 से 20, 24, 25 ये जो टीनेजर्स है ये क्राइम में लिप्त है। ये जवाबदारी कांग्रेस की नहीं है, ये जवाबदारी बीजेपी की नहीं है। क्यों? रुकिए, मेरी बात सुनिए पहले। क्योंकि इनका काम रोड, रस्ते, नाली, पुल बनाना नहीं है, एक सुसंस्कृत पीढ़ी भी निर्माण करना इनका काम है। नीलेश सर, क्या आपको क्या सवाल है? बहुत देर से आपका कुछ सवाल मन में है, लेकिन एक आपने भी आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, बताइए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। मेरा बोलना है कि जब अमरावती में दंगल हुई, पालक मंत्री कौन था? इनके ही पक्ष के। पालक मंत्री बढ़ा या आमदार बढ़ा, वो मैंने डिसाइड करो। फिर उसके बाद अमोल कोल्ले जी की हत्या हुई, वो प्रकरण किसने दबाने की कोशिश की? उसके बाद नागपुर गेट पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ। इनके कितने पदाधिकारी, कितने नेते पुलिस स्टेशन पे जाके उन्होंने निषेध नोंद किया? ये आके यहाँ पे बताइए। कांग्रेस, ये आप इस पे इनका बहुत देर से इनके मन में सवाल था, इसका जवाब दे दीजिए, संतुष्ट करेंगे। अब आप सुनने की तैयार रहिए ना जरा, 2 मिनट। अरे तो सुनिए तो भाई, अब आप सवाल पूछ रहे हैं ना, तो जवाब तो लेने दीजिए। हाँ मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड आपको ये बता रहा हूँ, बताइए कि अभी जितने भी हत्याएं हुई, मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप मुझे जवाब दीजिए। आपका पालक मंत्री कहाँ है? क्यों नहीं आए शहर में? अरे भाई यार, मंत्री क्यों नहीं आए? जवाब तो लेने दे, जवाब तो लेने दो। और हम सुनिए, आज की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, मेरे भाई ने मुझसे सवाल किया, अरे राज्य का गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है, ये राज्य का गृह मंत्री उनके पास है, और आप हमसे सवाल करते कि हमने क्या किया करके। अच्छा, एक मिनट आप है सर, मैं वरिष्ठ पत्रकार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गोपाल सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो मामले उठ रहे हैं, क्या आप इसको अमरावती में कैसे देखते हैं? ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग 25 साल से, मैं मित्रांनो ऐका, मैं इस मेरे बांधव को बताना आपके माध्यम से चाहता हूँ कि मैं 25 साल से क्राइम रिपोर्टिंग किया हूँ। मैंने 25 साल मैंने क्राइम रिपोर्टिंग किया है, और मैंने जुडिशरी का भी रिपोर्टिंग किया है। तो क्राइम क्या होता है, कैसा होता है, उसकी क्या बात होती है, ये बहुत नज़दीकी से मैंने देखा है। हम अमरावती शहर अभी जो 10 हत्याएं 8-10 दिन में हुई है, तो हमारा ये शहर गैंग वॉर की तरफ जा रहा है, जो 40 साल पहले अमरावती में था। ये जो यवतमाल में फिलहाल जो स्थिति है, वो हमारे अमरावती शहर में अभी क्रिएट हो रही है। ये रोकने का काम, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल में चर्चा इसी तरह जारी रहेगी, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले जान लेते हैं अमरावती के राजकमल चौक से जनता का हाल। अमरावती के मुख्य मार्केट में से एक है ये राजकमल चौक का इलाका। यहाँ पर कई दुकानें जो है वो देखने को मिलती है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे। क्या नाम है सर? मोहन ठाकरे। क्या माहौल चुनाव का? अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, फिर भी सुलभा है कि चांसेस दिख रहे। सुलभा है कि अहमद। कहाँ रहते हो? मैं बटनेर रह रहा हूँ। क्या करते हो? यहाँ कपड़े का काम, कपड़े का धंधा।
चल रहा है अच्छा बिजनेस? चल रहा है, हाँ? चल रहा है ना। माहौल माहौल चुनाव का चालू है क्या? यहाँ पे अमरावती में। हाँ? अमरावती में तो घड़ी की पोजीशन है राष्ट्रवादी, अजीत दादा पवार का। दादा का पवार, अजीत दादा पवार की पोजीशन है घड़ी। तो सुलभा छोड़ के पहले कांग्रेस में थी, अभी तुरंत यहाँ आ गई। हाँ, उसकी वजह मतलब ये है कि लोग विकास देखते ना आज। हाँ। विकास किए सुलभा खोडके ने। हाँ। विकास की वजह से सुलभा खोडके का काम हो जाएगा अमरावती। निवडणूक आहे ना आता, काय लाडकी बहीण झाली का, मिळाले का पैसे? मी फॉर्म टाकला पोशियाचे आहे हाँ. पण आम्हाला राणा पाहिजे. हाँ? राणा नवनीत राणा हो राणा आहे कारण की रवी राणा हो गोरगरिबांचे कैवारी आहे आमच्या वार्डात नेहमी मदत करतात. हाँ, क्या क्या माहौल है? कांग्रेस, हाँ? कांग्रेस यशोमती ठाकुर अच्छा, काम किया है क्या ताई ने? बहुत काम किए। लोग तो बोलते हो सिर्फ मुंबई में रहती है। नहीं, हाँ? ट्यूशन में ही रहती है। दोनों तरफ मतलब सेम सेम है। हाँ. महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों सेम सिचुएशन में रहेंगे। आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि महायुति को थोड़ा एडवांटेज है। चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो अभी कुछ बता नहीं सकते. अच्छा, नहीं, महिलाओं को लेकर बहुत एक्सपेक्टर कहा जा रहा है, लाडली बहना योजना सरकार ने लाई, फायदा हुआ महिलाओं को, आपको लगता है ये गेम चेंजर साबित होगी? अब क्या पता, अब सभी लेडीज बता रहे हैं कि हमको यानी उन्होंने भाइयों ने हमको पैसे दिए बा. अब जो गरीब है जिनसे होता नहीं उनको एक सपोर्ट हो गया. तो उस हिसाब से सब लेडीज का कहना है जैसे हमको अजीत भैया ने एकनाथ शिंदे ने जैसे हमको पैसे चालू करे 1500 रुपये महीना, हमको एक प्रकार का आधार हो गया. इस हिसाब से अब महिला लोग ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं. सुनील कीर्तकार हो, यावली शहीद गांव का हो, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का मेरा गांव है. मेरे गांव में बहुत काश्तकार है. 1 रुपये का बीमा सबके पास में से निकाला. मेरे गांव का जो पटवारी है वो 50 पैसे के नीचे में जो आनेवारी आती मेरे गांव की है 40% आनेवारी. ऐसी आनेवारी रहने के बाद में कोई काश्तकार को पैसे नहीं मांगता. हमारे गांव के पटवारी ने पूरे गांव की वसूली की लेकिन बीमा नहीं मिला. खेती का अगर देखें तो खेती की बीमा नहीं मिला, एक बड़ा मुद्दा. आपका क्या सवाल है? आप बहुत देर से खड़े हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश वर्मा है सर. मैं एक जीवंत मुद्दा बताता हूँ. हाँ, जितने भी लोग खड़े हैं ना सर, उनके लिए बता रहा हूँ सर. सरफेसी एक्ट काला कानून है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? सरकार इतनी योजनाएं बना रही है पर गरीब लोगों के घर जब्त कर रही है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं सुनवाई नहीं हो रही. जिनका घर जाता है उनसे पूछिए, उनका दिल. ये बताइए आपका क्या सवाल है? बौद्धिक विकास पर आपका क्या विकास है ये बताए. बीजेपी और कांग्रेस उनकी नीतियाँ बताए. दोनों से सवाल पूछ लिया है. अमरावती की जनता है ना कोई कार्यकर्ता है. आप लोगों ने क्या कुछ किया है? आप दोनों से, बीजेपी और कांग्रेस से, लेकिन पहले बीजेपी से सत्ताधारी पार्टी है, आप जवाब दीजिए. इनका सवाल है. और दूसरा जो किसानों ने सवाल उपस्थित किया है कि वहां पर उनका जो कहना है कि जिन्होंने पैसे लिए हैं उनसे, तो उनकी कंप्लेंट जरूर होनी चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं होता. 1 रुपये पीक बीमा योजना है, ये सबको पता है. बहुत ही अच्छी बीमा योजना है. 8,000 लाख शेतकरी के किसानों को ये बीमा का लाभ मिला है. और इसके बाद मैं बोल रही कि जो सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार ने जो योजनाएं लाई है सभी ने लाभ लिया है. इसका सभी ने लाभ लिया है. उसमें सभी धर्म है, सभी जाति वाले लोग जवाब लेने दो ना यार. सभी है. आप रुकिए 2 मिनट भाई साहब. हाँ, आपको बहुत देर से सवाल पूछना चाह रहे हैं. मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ के जो नांदगांव पेड़ MRDC का BDCL का कारखाना गया, उसके बारे में लोकल MLA ने कोई तो भी प्रश्न इसमें पूछा गया. एक दूसरा प्रश्न ऐसा है सर कि यहाँ के जो हमारे सुनील भाऊ देशमुख ने जो शहर का डेवलपमेंट किया, यहाँ का सुपर स्पेशलिटी जो कोरोना पीरियड में जो सबको गरीब के लिए जो यानी ये गिर गया, वैसा कोई तो भी MLA ने किया क्या? जो हमारे यहाँ पर जो सवाल है आपका? सवाल नहीं है. जो डेवलपमेंट सुनील भाऊ देशमुख कर सकते वो शहर में दूसरा कोई नहीं कर सकते. ये बोल रहा हूँ मैं. जो ये आपके अच्छे विचार है भाई साहब. क्या नाम है? क्या नाम है? अरे आपने सवाल पूछ लिया. क्या नाम है भाई आपका? स्वप्निल. कहाँ रहते हो, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ सर. अमरावती में रहते हो. ये जो माहौल चल रहा है क्या लग रहा है इस बार?
इस बार महायुति की सरकार आएगी सर। चलिए हाँ, ये बहुत देर से रुके हैं। हाँ बताइए, आपका नाम बताइए। चलिए। मेरा नाम योगेश सोलंकी है, मैं बडनेरा चुनाव क्षेत्र से आता हूँ। वहाँ पर नए से गए 2 साल में 7 पब शुरू हुए। ये पब सवेरे 5-5 बजे तक शुरू रहते। इन पबों को किसका अभय है, किन नेताओं का अभय है और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई है। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई है। भाई साहब, मैं आपका भी इसके बाद आपका मैडम, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई है। रात भर पब शुरू रहते हैं। ये अमरावती की स्थिति है। मुझे भी लगता है, एक लेडीज हूँ मैं, मुझे भी लगता है ऐसे पब शुरू होने नहीं चाहिए, रहने नहीं चाहिए। देखिए इस पे कार्रवाई भी हुई है। सीपी साहब ने 2 बार कार्रवाई की है। आप कुछ भी आए तो गृह मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है। देवेंद्र जी फडणवीस ने बहुत अच्छा काम किया है। विरोध करना है, ऐसा विरोध नहीं होता। ऐसा विरोध नहीं होता। जवाब तो लेने दो यार, फिर मैं आपके पास आके क्या मतलब है? आप सवाल पूछ रहे हो और फिर आपको सुनना भी नहीं है। अरे सुनिए ना, 2 मिनट, बड़े भाई ऐसा मत करो यार, प्लीज यार, ऐसा मत करो भाई, प्लीज, सबको मौका दे रहा हूँ। 1 मिनट, ये भाई साहब बहुत देर से सवाल पूछना चाहते हैं। बताइए भाई, आपका नाम बताओ। सर आकाश गेड़ा, मैं अभी स्पर्धा परीक्षा तैयार कर रहा हूँ। साहब 2014 में जब देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री थे और आज भी उप मुख्य 2024 तक, महाराष्ट्र का बेरोजगारी का रेट अभी 24% है। फिलहाल अभी लाइव इसमें 24% है। और जो भी एग्जाम हो रहे हैं सर, पूरे प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं। और जो अभी यहाँ पे पेपर हुआ रहा है, यहाँ पे जो कलेक्टर का एग्जाम हो रहा है वो 100 रुपये फी रहती है, और जो क्लर्क का एग्जाम हो रहा है उसकी 1000 रुपये फी रहती है। सवाल पूछिए। हमारा यही सवाल है कि आपके जो एग्जाम हो रहे हैं वो कौन मैनेज कर रहा है सर? ये जो स्पर्धा परीक्षा है इसको कौन मैनेज कर रहा है, ये युवाओं का आज ज्वलंत प्रश्न है। आपसे भी आप कुछ कहना चाहते हैं, इसमें ऐड करना चाहते हैं, और अगर सवाल इनसे पूछना चाहते हैं तो आप भी पूछ लीजिए। मेरे जो युवा साथी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। आप केवल जवाब लेंगे प्लीज। पिछले बार वंचित बहुजन आघाड़ी का मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष है जी। हमने सबसे पहले TCS के खिलाफ में इसकी आवाज उठाई थी। यहाँ पे एक पटवारियों की एग्जाम हुई, 18,000 पदों का उसमें रिक्वायरमेंट था, और उसमें करीबन 92,000 लोगों ने एप्लीकेशन कर दिया। तो उसको जो 1000 रुपये से फीस से उसको पैसे जमा हुए, ये एक सीधा गोरख धंधा है कि करोड़ों रुपए युवाओं के खिस्सों से निकाल के जॉब दे रहे हैं 18,000, और एप्लीकेशन ले रहे 2 करोड़ के करीब एप्लीकेशन हो गई थी। तो ये मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा सरकार से कि ये कब तक चलेगा? युवाओं के पैसे आप झेल रहे हो, उनके पैसे काट रहे हो, उनको पढ़ाई के लिए कोई मदद नहीं कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहा है तो उसकी टेम्पररी जॉब उसकी है। तो ये सब चीज़ों के लिए सरकार जॉब, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये लगातार आरोप लग रहे हैं। क्या इसका समाधान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब आप छोटे होंगे तभी ऐसा था। लेकिन अभी भाजपा ने, बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ युवाओं के लिए लाया है। बहुत ट्रेनिंग सेंटर खुले किए हैं, बहुत जॉब सिक्योरिटी भी मिली है। अभी देखो जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको भी 10,000 स्टाइपेंड दे रहे हैं। 10,000 स्टाइपेंड भी बीजेपी सरकार दे रही है। ये जल संधारण का पेपर अमरावती में फूटा था सर, अमरावती में पेपर फूटा था, और मैडम बोल रही कि कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, उसमें कार्रवाई हुई थी, मुझे पता है उसमें कार्रवाई हुई है। अच्छा चलिए भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए, क्या नाम है? अकरम अली। अकरम भाई, मेरा ये मुद्दा है कि अमरावती शहर के अंदर में जो युवाओं को काम मिलना चाहिए, और ये जो भाईगिरी चल रही है शहर के अंदर में बंद होना चाहिए। पुलिस प्रशासन पर कंट्रोल होना चाहिए। और माननीय जो पालक मंत्री जी है, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई करके इनको, यानी जो लोग हैं जो भाईगिरी की तरफ जा रहे हैं, इनको रोक के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई करना चाहिए। ये जो पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ, कई पार्टियां अलग अलग हो गई, आपको लगता है कि अगर जिसको वोट देंगे वो सरकार में वैसा रहेगा कि कहीं और चले जाए? बिल्कुल लगता है। भाजपा का इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि राजनीतिक पार्टियां फोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पैसा पानी के जैसा बहा रहे हैं और सत्ता हासिल कर रहे हैं। ये रुकना चाहिए। एक मिनट, आप बैठिए, चलिए आप बताइए भाई साहब, आप बताइए। हाँ बताइए, क्या नाम है? आपण केवळ आपका जे प्रश्न विचारले त्या प्रश्न नहीं सुनिए, हिंदी जो सवाल पूछे है वो सवाल के जवाब ही नहीं दे रहे। अमरावती क्यों डेवलप नहीं है, नागपुर क्यों डेवलप है, इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। क्यों जवाब नहीं है उनसे? आपका सवाल हमने लिया, आपका जवाब भी ले रहे, आप पहले आप सवाल। सब
सब लोग मिलीजुली सरकार है। विलास भाऊ हमारे साथ थे, या हमारे साथ थे, अभी थे। ये मेरे मैंने 2000 क्विंटल रुपए से चना बेचा। उसके बाद में कांग्रेस के कार्ड में साइकिल नहीं थी लोगों के पास। अभी बोलते महंगाई बढ़ी 200 रुपए पेट्रोल होगा। कितने गाड़ियां है, कितने लोगों के पास लीटर की गाड़ियां है। चलिए 2 मिनट मैं जवाब ले रहा हूँ। चलिए मैडम जो मैडम का सवाल है उस पर आप लोग सही जवाब नहीं दे रहे, ऐसा इनका आरोप है। उनका कहना है कि जो परीक्षाएं क्या कह रहे हैं, बीजेपी के सरकार में पेंशन तक बंद किए उन्होंने, पेंशन तक बंद कर डाली है, इस तरह के आरोप है। अब आप जवाब सुनिए, संतुष्ट हो ना आप? बैठिए जरा, बैठिए 2 मिनट। के लिए मैडम जवाब मैं दीजिए। झगड़ा करती हूँ, मैं आंदोलन पेंशन के लिए करती हूँ, लेकिन बीजेपी के सरकार में पेंशन बंद नहीं हुई। 2005 में विलासराव देशमुख का कांग्रेस का सरकार था, तब महाराष्ट्र में पेंशन बंद हुई। सर ये जो लगातार यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, मुख्य तौर पर आपको लगता है कि अगर इसी तरह का माहौल रहा तो लोग जो मतदान करते हैं, क्योंकि किसको अगर आप कांग्रेस को कल मतदान कर दिया, ये विश्वासार्हता राजनीतिक दलों की कम होती जा रही है क्या? ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, ये विश्वासार्हता जो कम हुई है इसके लिए मोदी जी, अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जी इसके लिए जिम्मेदार है। देखो मोदी जी ने खुद कहा 2 दिन पहले कि यहाँ पर महाराष्ट्र में अजीत पवार ने 60,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। खुद मोदी जी ने कहा भाषण में। और तीसरे दिन अजीत पवार जी को लेकर के उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो क्या लोगों का विश्वास रहेगा आप बताइए? 50 खोखे दे करके शिवसेना फोड़े जाती है, तो लोगों का विश्वास कहां से रहेगा? इसीलिए अभी पर्याय लोगों ने सांसद के चुनाव में दिया है महाविकास आघाड़ी को, और अब के बार फिर से महाविकास आघाड़ी चुन करके आएगी। ये सब भ्रष्ट लोगों को साथ में लेकर के जो महायुति की सरकार बनी है, ये सरकार का लोग सबक सिखाएंगे, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। सर, अमरावती में इरविन, डफरिन और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन आरोग्य सुविधा अजीबात उपलब्ध नहीं है। आरोग्य सुविधा उपलब्ध नहीं है मैडम, ये गंभीर, क्योंकि सभी बड़े बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो ये मूलभूत सवाल होते हैं। यहाँ पर इस तरह की सुविधाएं और बढ़ानी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल जरूरी है। इरविन में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए, और वैसे ये महायुति की सरकार में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, इरविन में भी हुआ है। आप जाके देखो, आप कितने लोग इरविन में जाते हैं? सरकारी हॉस्पिटल में जाते क्या? नहीं जाते, लेकिन बहुत सारा डेवलपमेंट इरविन में हुआ है, बहुत क्लीन है इरविन। ऐसा मत करिए, आप उनका जवाब सुनिए ना। आप संतुष्ट नहीं रहे तो बात अलग है, लेकिन आप जवाब तो लीजिए। मॅडम, आप सर्व बांधवांनी सगळ्यात पहिल्यांदा चुपचाप राहा, याच्यासाठी की जर प्रश्न विचारत असेल तर उत्तर ऐकायची क्षमता। आप सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सबसे अहम सवाल ऐसा है, एक मेरे को आप बोल रहे हैं कि इसने ये किया है, उसने ये किया, सबका राज्य आया, ये सर बोल रहे हैं, लेकिन मेरा एक महत्वपूर्ण ये है कि जब सरकार अभी थी, पहले की सरकार 70 साल का बात कर रहे हैं, तो उस टाइम जो स्कूल और कॉलेज में थे, सरकारी स्कूल कॉलेज थे, वो अभी बंद क्यों हो रहे हैं? और जो मेरे नौजवान है सभी वोटर है, मेरा लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता था, अभी सब लोग। मैडम आपसे सवाल है कि सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे? उल्टा सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हुए नहीं, डेवलप कर रहे हैं। अभी जिला परिषद स्कूल है, आपको पता नहीं, मैं संगठन चलाती हूँ। सरकारी स्कूल डेवलप हो गए हैं और हो रहे हैं, आप जाके देखो जिला परिषद जो है वो इतनी डेवलप कर रहे हैं। सर, सब जीडीपी का खेल है, जीडीपी बढ़ाना है तो सरकारी स्कूल बंद करने पड़ेंगे, तभी जीडीपी बढ़ता है। सरकारी स्कूल चालू रहने से जीडीपी बिल्कुल नहीं बढ़ता है। पिछले लोकसभा पे यहाँ पे बौद्ध कैंडिडेट लोकसभा में खड़ा था, जब बौद्ध कैंडिडेट खड़ा था तो इनका काम था उसको सपोर्ट करने का, लेकिन संजय खोड़के जो सुलभाताई खोड़के जो अभी बीजेपी का सपोर्ट ले रही है, उसने बौद्ध कैंडिडेट को मतदान किया नहीं। हम इस बार सुनील देशमुख को पूर्ण अंबेडकर संगठन शहर की जिले की ताकत से चुनेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, ये भाई साहब युवा है, बहुत देर से लगे, अच्छे से सवाल। अमरावती के डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या सवाल है? अच्छे पूछिए, बाकी हिंदू मुस्लिम वगैरह। 1 मिनट,
एक मिनट, जो स्कूल में पढ़ता है उसका जो रहता है वो हिंदू या मुस्लिम नहीं रहता है। सबको शिक्षा अभियान ही कांग्रेस ने चालू किया है। एक्चुअल में जो मैडम पढ़ी है ना वो कांग्रेस के स्कूल में पढ़ी है, और देश के पंतप्रधान और देवेंद्र फडणवीस भी कांग्रेस के स्कूल में। चलिए अब आप इसका जवाब नीलेश जी आप जरा चर्चा में नीलेश जी को आना चाहता हूँ। नीलेश जी ये बताइएगा कि यहाँ पे आपके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप वोट मांग रहे हैं जनता से, जरा वो बताइए। निश्चित तौर पे मैं एक चीज बताना दूंगा, ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये अपना चेहरा छुपा के लोगों के मत लेती है, फिर दलित हो या मुस्लिम हो। मेरे भाई ने बताया अभी एक लेटेस्ट उदाहरण है, ये जिले में एक बौद्धिस्ट एमएलए बनता था हमेशा, जो रिप्रेजेंट करता था यहाँ के विधानसभा में, वो था दरियापुर विधानसभा। वो दरियापुर विधानसभा हर साल बौद्धिस्ट एमएलए बनता था। वो सीट, जीती हुई सीट कांग्रेस ने एक शिवसेना को छोड़ दी ताकि कोई बौद्धिस्ट एमएलए अमरावती से नहीं बनी जाए। तो कांग्रेस ने धोखा किया है बौद्धिस्ट लोगों के साथ, जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, मेरे वो युवाओं ने जो पूछा स्कूल को लेकर, कांग्रेस ने स्कूल पढ़ाई या किसने स्कूल बनाई, ये कोई बपोती नहीं है। ये सरकार की जो विजन होता है वो विजन के अंतर्गत आपको सुविधा देनी है। विजन के अंतर्गत ये जो भूल रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के राज में, आज का जो यूथ है टीनेजर अमरावती का, वो क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। 18 साल 16 साल 12 साल के बच्चों ने मर्डर कर दिया। ये लोग बता रहे पुल रस्ते नाली हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे, लेकिन ये शहर की जो नींव थी, ये सांस्कृतिक शहर है। इस शहर ने देश को राष्ट्रपति भी दिया है, इस शहर ने देश को संत काली बाबा राजसंत तुकडोजी महाराज भी दिया है। उस यूथ को ये लोग कोई नजरअंदाज कर रहे हैं, और ये सिर्फ चुनाव जुमला, इस चुनाव पूछता इनको 20 दिन तक यूज करेंगे और वापस ये जहां पे वही मिलेंगे। सर मेरा आप लोगों, आप सबसे सवाल है, पूरे पैनलिस्ट से मेरा सवाल है कि इस बार चुनाव में देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा बगावत जगह जगह पर देखने को मिल रही है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस और खास तौर से महाविकास आघाड़ी को इस पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि आपकी पार्टियों में भी आपने कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। क्या ये इस वजह से क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया? देखिए, पहले तो मैं नीलेश जी के एक वक्तव्य को 1 मिनट में कंप्लीट करता। जिस दरियापुर के विधानसभा के सदस्य की वो बात कर रहे, वही पार्लियामेंट में खड़े थे, बुद्धिस्ट की बात कर रहे थे। किसने किसने उनके खिलाफ कैंडिडेट दिया था? कौन कौन सी वो पार्टियां थी जो वोट बांटना चाहती थी? ये भी बताओ जरा लोगों को। क्यों उम्मीदवार दिया था वहां पर? आप लोगों ने क्यों दिया था? जब अब आपको बुद्धिस्ट कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, वो बुद्धिस्ट कैंडिडेट थे, कांग्रेस से खड़े थे। क्यों उम्मीदवार दिया था आपने वोट बांटने के लिए? सुनिए, दूसरी बात अरे नीलेश जी के सवाल का जवाब तो लेने दो भाई साहब। धोखे की बातें हैं सांसद। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाविकास आघाड़ी में यहाँ पर कोई बंडखोरी नहीं है। जो कुछ है महायुति में है, और उनको ही पता नहीं कि महायुति का उम्मीदवार ये है कि वो है। अमरावती में एक उम्मीदवार है, वो बोलते मैं अनाधिकृत भाजपा का उम्मीदवार हूँ। बडनेरा में इनके तो सबसे बड़े नेता जो है उसने बगावत कर दी है। दरियापुर में इनके जो एक्स एमएलए थे भाजपा के, उन्होंने बगावत कर दी है। तो परेशानी जो है वो महायुति की है। हम सब लोग एक साथ हैं, महाविकास आघाड़ी जीतेगी। मुझे भैया से एक बात करनी है, एक शांत रहिए। मिलिंद भैया से एक बात करनी है, और आप सबसे बात करनी है कि मुझे सबसे ज्यादा दुख होता कि ये कांग्रेस जो पक्ष है, ये मुस्लिम लोगों का सिर्फ यूज करती है वोट के लिए, क्योंकि इन्होंने महाविकास आघाड़ी में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार दिया क्या? नहीं दिया। मुस्लिम लोगों का यूज करती है। नीलेश जी, सबसे बड़ी, मैं यहाँ के यूथ को मेरा क्वेश्चन है, मेरे साथ जो यूथ साथी हैं बैठे हैं, मैं दूसरी बार विधानसभा लड़ रहा हूँ। यहाँ का यूथ, यहाँ के जो दोनों उम्मीदवार है, कोई बंडखोर रहो, कांग्रेस का रहो, बीजेपी का रहो, ये 35-40 साल से यही उम्मीदवार है। ये पार्टियों को कहीं ना कहीं सबक सिखाने की जरूरत है यहाँ के यूथ को। मेरे यहाँ जाओ, 45 साल से एक आदमी को टिकट मिल रही है। अमरावती में मैं कॉलेज पढ़ने आता था, वही उम्मीदवार इतने साल बाद लड़ रहा है। तो कांग्रेस के पास कोई नई पीढ़ी को इन्होंने खड़ा नहीं किया, न नए लोगों को टिकट दी, वही जूने लोगों को चला रही है, और उनसे काम हो नहीं सकता। ये इसकी बदलेगा।
मिलिंद जी का एक उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने मुझे बोला कि लोकसभा में उस विधायक को हमने सांसद बना दिया। सुनिए, उस विधायक को सांसद बना दिया, लेकिन महाराष्ट्र विधायक से चलता है। एक इनका दोस्त ये सारे कांग्रेस की लीडर का धामनगांव विधानसभा में लड़ता है, उसके लिए उन्होंने एक दलित विधायक को निपटा दिया और टिकट उसको दे दी, वो शिवसेना को छोड़ दी धामनगांव। और यहाँ का जो सांसद चुन के गया है उसका काम है दिल्ली में अभी विधानसभा अधिवेशन जो उसकी तैयारी करना चाहिए। वो घूम रहा है मेरे विधानसभा में, बाजू के जिले में वोट मांग के। कैंडिडेट क्यों दिया, इसका जवाब नहीं मिला। भाई साहब कैंडिडेट क्यों हाँ दिया? सर एक मिनट मिलिंद जी का जवाब देता हूँ, मिलिंद जी का जवाब देता हूँ। हमने कोई बपूती नहीं है कांग्रेस बीजेपी की, राजधर्म बोला जाता है। अगर आपकी पार्टी है तो चुनाव लड़ना, राजधर्म अगर बोलता है अगर आपकी पार्टी है तो चुनाव लड़ना। कैंडिडेट क्यों दिया था? आज यूपी में क्यों दिया था, किसने दिया था, किस लिए दिया था? मिलिंद जी सुनिए, यूपी में 28 साल से कांग्रेस नहीं है। वहाँ का मुस्लिम इसके साथ गया, मायावती, अखिलेश और मुलायम सिंह के साथ। बिहार में कांग्रेस नहीं है, वहाँ का मुस्लिम उनके साथ गया। आप कलकत्ता चलिए, ममता बनर्जी के साथ सारे लोग गए हैं। आप दिल्ली आ जाइए, कांग्रेस है तो राजनीति में ऐसा नहीं। वंचित बहुजन आघाड़ी यहाँ के सबके लिए एक बड़ा पर्याय है। आने वाले दौर में महाराष्ट्र के अंदर वंचित के सबसे ज्यादा विधायक चुन के आएंगे और हम आपको सरकार चला के दिखाएंगे। जी बिल्कुल। नीलेश जी आप बताइए। हाँ आप बताइए, आप बताइए। पॉलिटिकल पार्टियां किस तरफ जा रही है, ऐसा आपका मूल सवाल था। मैं आपको बता देता हूं कि 22-125 साल की उम्र में कांग्रेस लगभग उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, जो बिखरती चली गई और उभरती आ रही है। लेकिन जो कांग्रेस का हश्र हुआ टुकड़े टुकड़े में बंटने का, जो सारी पॉलिटिकल पार्टियां तैयार हुई है वो मूलतः कांग्रेस ही है। अभी जो बीजेपी, जिसे हम ये सारे लोग कहते हैं कि वो शिस्तबद्ध पार्टी है वगैरह वगैरह, जो कुछ भी कहते हैं, डिसिप्लिन वाली पार्टी है, लेकिन अभी इस इलेक्शन में भाजपा के 22-37 लोगों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने, भाजपा ने एक्शन लिया है। तो अभी ये सामने मोटा तौर पर चित्र ये आ रहा है कि अभी भाजपा का भी कांग्रेसीकरण हो चुका है। ये इसकी नांदी है। हेलो मोटो। मोटोरोला एज 50 प्रो, दुनिया का पहला AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा। Sveda by Kola. Wish everything cared for your skin. डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और ये बेजान चेहरा, एक हफ्ते में क्या होगा? एक हफ्ते में सब कुछ होगा। K-Lite सचमुच जादू है। सोच रही हूँ कि तेरे लिए भी लड़का देखना शुरू कर दूं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Own the bliss and fall in love. Prayag. खबर राजनीति की, खबर अंदर की, खबर देश की, खबर आपकी, खबर सबकी, खबर कायदे की, खबर मेरी है, खबर पक्की है। Co-powered by पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। क्विक पेन रिलीविंग ऑयल, दर्द से जल्द राहत। अगली बार दुकान जाना तो टंकी नहीं वैक्टस मांगना, टंकी मतलब वैक्टस। निरोगी जीवन जीने के लिए जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स। प्रायोजक हैं वोल्टास बेको रेफ्रिजरेटर, सम्स गुडनेस इन योर फ्रिज। मैं अजय तायडे वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से बात रखना चाह रहा हूँ कि आपने अभी इरविन हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया। यहाँ पे MRI की मशीन नहीं है, सबसे अहम बात है। और आपने बताया जो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी चल रहा है कि इधर के उधर और उधर के इधर,
विचारधारा नहीं है, कौन सी ही पार्टी के पास विचारधारा नहीं है और कोई मूल तत्व नहीं है। जो अंबेडकर के साथ खड़ा है वही एक एजेंडा अंबेडकर साहब अपना आगे लेके मूवमेंट अंबेडकरी मूवमेंट। ये एक इम्पोर्टेंट है कि ये जो सब राजनीतिक दल है, खास तौर से महाराष्ट्र में हमने पिछले कई दिनों से, सर आपका सवाल समझ गया आप सर इनका सिर्फ यही है कि तोड़ो फोड़ो और राज्य करो। सर दोनों कांग्रेस और भाजपा का एक ही काम है, तोड़ो फोड़ो और राज्य करो। आपका सवाल समझ में आ गया। देखिए सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है सर, विश्वासार्हता कम हो गई है, आपको नहीं लगता? मेरा पहला सवाल बीजेपी से रहेगा। मैडम भाई साहब आपने सवाल 2 मिनट, ये जो सवाल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्वासार्हता पॉलिटिकल पार्टी की कम हो गई है क्या? क्योंकि कौन कहाँ है, किसके साथ है, कुछ समझ में नहीं आता है। ये जब इस तरह के सवाल आते हैं तो क्या आपका जवाब रहेगा संगीता जी? वंचित आघाड़ी भी वही काम करती है, तोड़ो फोड़ो, राज्य करो नहीं, राज्य तो वो कर ही नहीं सकते। नहीं, मैं वंचित आघाड़ी का राज्य तो कर ही नहीं सकते। मैं बीजेपी का, देखिए वंचित आघाड़ी का सवाल नहीं है, ये वंचित आघाड़ी का सवाल नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखिए मेरी बहन को जवाब लेने दीजिए। बीजेपी सबको लेके चलती है। बीजेपी ऐसा पक्ष है, सभी धर्मों को, सभी समाज को लेके बीजेपी चलती है। एक उत्तम उदाहरण है अमरावती में 8 सीट जो है उसमें सभी जाति के उम्मीदवार अमरावती में खड़े हुए हैं। सभी जाति में महायुति सरकार ने खड़ी की है। ये उत्तम उदाहरण है, दूसरा उदाहरण देना ही नहीं पड़ता। नहीं लेकिन सर ये आप लोगों पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे कि मतलब राजनीतिक पार्टियों पर ही सभी अक्रॉस कि वो विचारधारा रही है कि नहीं? बिल्कुल है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया आज भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की विचारधारा के कितने लोगों को इन्होंने ले लिया जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे। और अभी बता रहा हूँ, सुनो खुद देश के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने उनके कन्वेंशन में बोला के महाराष्ट्र में सुनो अजीत पवार ने 60,000 करोड़ का सिंचन घोटाला किया और उसके 8 दिन के बाद में अजीत पवार को रेड कारपेट डाल के महायुति में उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो क्या समझे, भारतीय जनता पार्टी में गए कि धुल जाता है, वो पवित्र हो जाता है, और दूसरे पार्टी में रहा कि भ्रष्टाचारी होता है। सारी भ्रष्ट सरकार है इनकी और इन्होंने ये नीति शुरू की है 50 खोके एकदम ओके। ये सरकार किसने बनाई है इस राज्य में? आप तो बोल ही नहीं सकते, सर बोल ही नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर सुनील देशमुख भी बीजेपी में आए थे और रहे थे बीजेपी में। चलिए एक सवाल है अमरावती का नाम मुझे मैडम से ये पूछना है। मैडम बोलती है बीजेपी सबको साथ लेके चलती है। जब बीजेपी सबको साथ लेके चलती है तो कटेंगे और बटेंगे का नारा कहाँ से आता है? ये नारा इस पे आप जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। बहुत ये नारा बहुत प्रचलित हो गया है और ऐसा क्यों ये आदित्यनाथ योगी ने दिया है? ये जो नारा है ये देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दिवसा में ऐसा नहीं है, दिवसा में हाँ ठीक है ना, दिवसा में नहीं, योगी जी सभी तरफ बोलते हैं, कुछ झूठ नहीं बोलते। आप कांग्रेस नहीं, इनका सवाल है कि इस तरह के नारे की जरूरत क्या है? ऐसे है कि हम एक रहने चाहिए, हम एक रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, एक यूनिटी रहेंगी हमारी तो अच्छे रहेंगे, हम बटेंगे तो कटेंगे ही। हम यूनिटी में रहना चाहते हैं, हम यूनिटी में रहना चाहते हैं। आपका एक हाँ, मेरा नाम पंकज जुआर। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं। इस नारे की कोई जरूरत ही नहीं थी। हम रहते हैं, हम मुस्लिम लोगों को एक करके ही रहते हैं। देखो मदरसा को कितना अनुदान दिया महायुति सरकार ने, मदरसा को कितना। चलिए आखिरी के 5 मिनट बचे, आखिरी के 5 मिनट बचे। मुझे आप सबसे सभी पैनलिस्ट से मुझे सवाल पूछना है। 2 मिनट, आखिरी के 5 मिनट बचे, मुझे आप सबसे एक सवाल पूछना है। पहले शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी से। चुनाव आपके लिए, चुनाव का क्या मतलब है? चुनाव को आप कैसे देखते हैं? आपके लिए मतलब क्या है इसका? ये चुनाव ये एक पवित्र ऐसा कार्य है और जो यहाँ से नुमाइंदा चुन के आता है उसने पब्लिक की सेवा करना चाहिए। ये जो है जिस जगह आप बैठे, हम लोग बैठे हैं, ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का पवित्र स्थान है जिसमें संविधान ने सभी वर्ग को, सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को एक समानता दी है।
तो उसका पालन सबसे पहले होना चाहिए। नागपुर में जाकर के देखो, लॉ यूनिवर्सिटी वहां पर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां पर, कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल वहां पर, चलिए मैडम मेट्रो वहां पर। सुनिए, ये मसले हैं तो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं होता? आपकी बात पूरी हो गई है। मैं मैडम आपसे समझना चाहता हूँ। मैडम मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मिलिंद जी, आप मेरा मैडम सवाल सुन लीजिए। चुनाव का मतलब आपके लिए क्या है? देखिए, बीजेपी का एक ही एजेंडा है कि यूनिटी रहेंगी तो अच्छा काम कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। सबका साथ सबका विकास नरेंद्र जी मोदी बोलते हैं, लेकिन ये कांग्रेस वाले ऐसे, इन्होंने क्या प्रोग्रेस की है? सरकार उनकी थी 70 साल, उन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। संविधान कभी बदल सकता नहीं, इन्हें नैरेटिव फैलाया। संविधान बदल नहीं सकता। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान, उसमें कभी ही चेंज हो सकता नहीं, लेकिन इन्होंने नैरेटिव, इनको सिर्फ विरोध करना है, अपोज करना है। इनको कांग्रेस वाले को सिर्फ अपोज करना है। चलिए, कांग्रेस वालों को अपोज करना है। नीलेश सर, चुनाव का मतलब वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए क्या है? आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? निश्चित ही तौर पे वंचित बहुजन आघाड़ी इस चुनाव को बहुत अहम नज़र से देखती है। इस महाराष्ट्र की जो ये भूमि है, ये सर्वधर्म समभाव की है। उसके साथ ही यहाँ का युवा बहुत बेरोजगार है, यहाँ का किसान बहुत परेशान है, यहाँ की जो वैद्यकीय सेवा है जिसके लिए सारे लोग प्रश्न थे, कई यूथ की जान ऐसी हवा में निकल जाती है। यहाँ गरीब की जान की कीमत नहीं है, उसको इरविन क्या डफ कहीं भेजो वो उसका जान चलेगी, उसकी मोल नहीं है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी इस महाराष्ट्र में एक अच्छा पर्याय बन के आ रही है। ये बता रही थी कि वंचित आघाड़ी तोड़ो फोड़ो काम करती है। इस देश में बीजेपी के 2 सांसद थे, आज इतने हो गए, तो वंचित बहुजन आघाड़ी भी इस महाराष्ट्र में सत्ता में आएंगी, वो दिन दूर नहीं। चलिए सर, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरावती की जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। टिकट लेके पार्षद बन के आज यहाँ पर पहुंचा था, यहाँ पर लोगों की उन्होंने सवाल जो है वो जानने की कोशिश किए। मुख्य तौर पर आने वाले वक्त में भी हम लोगों से चुनाव की जो सरगर्मियां हैं, जो सवाल है, वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।